आदरणीय गुरुजनों, रसिकजनों व प्रिय बच्चों, नमस्कार। केंद्र के CCRT दर्शन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं श्री अमिताभ दिवाकर जी, जो देश के जाने माने आर्किटेक्ट व रिसर्चर हैं और पिछले लगभग 2 दशकों से CCRT के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी IIT रुड़की से आर्किटेक्चर ग्रेजुएट हैं और अपने छात्र जीवन से ही कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जिनमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्केशिया, आर्किटेक्ट्स रीजनल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि प्रमुख हैं। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के बाद अमिताभ जी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिनमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वेब पोर्टल ब्रिक्स, सेक्रेड सिंबल ओम आदि मुख्य हैं। अभी तक लगभग 7,000 से भी अधिक शिक्षकों के साथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज पर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर चुके श्री अमिताभ दिवाकर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अपनी इस बहुत ही इंटरेस्टिंग व डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनल जर्नी के अनुभवों को साझा करने के लिए तो आइए चलते हैं मिलने और बातचीत करने श्री अमिताभ दिवाकर जी से। यदि हार की कोई संभावना न हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं। नमस्कार, ये CCRT दर्शन है और मैं सिद्धार्थ खन्ना आपके साथ एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं अमिताभ दिवाकर जी, जो कि एक वास्तुकला विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ एशिया के फाउंडर मेंबर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आर्किटेक्चर में कैसे आपकी रुचि हुई और कैसे आपने डिसाइड किया इस क्षेत्र में जाने के लिए? मैं समझता हूँ मुझे क्रिएटिव फील्ड में पहले से रुचि थी बचपन से, और हमने क्वालिफाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का एंट्रेंस, और मेरे पास ऑप्शंस थे, हमने सेलेक्ट किया आर्किटेक्चर, और जो अब IIT रुड़की है पहले यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से पढ़ाई हुई। एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था कॉलेज का, और इस तरह से फिर हम आर्किटेक्चर की फील्ड में आए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करके। ओके सर, जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक आर्किटेक्चर की फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले किससे शेयर किया आपने ये बात? वेल, हमने अपने पिताजी से शेयर किया, और उन्होंने कहा कि आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं है हमारे देश में, और उन्होंने कहा यहाँ सिविल इंजीनियर कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट्स को जी। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज होगा तुम्हारा, और उन्होंने एक मुझे छोटी सी बात कही कि देखो, वो जॉब में थे, वो इंजीनियर थे, और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ही वाज द चीफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई, जॉब में तो हमें रोज़ी रोटी और काम मिलता है, लेकिन तुम्हें एक जंगल में एक शेर की तरह रहना होगा, तुम्हें अपना खुद शिकार करना होगा, तो अपने जॉब तुम्हें खुद अर्न करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मेरे फादर ने एक अच्छा मुझे गाइडेंस दिया कि उन्हें पता था कि ये मेरा फील्ड मेरे लायक है, मेरे मन के लायक है। तो वहाँ से शुरुआत आपकी हो गई। शुरुआत हुई। सर, आपने जब आर्किटेक्चर ज्वाइन किया, तो जब बाहर से आपने डिसाइड किया था, जब आप अंदर गए और आपने उसको शुरुआत करी, तो फ़र्क उसमें कुछ देखा या वो वही था जो आपने सोचा था? नहीं, हमारी गाइडेंस बहुत अच्छी थी, प्रोफेसर्स हमारे बहुत अच्छे थे, और जो पहला प्रोजेक्ट हमें दिया गया डिज़ाइन का, वो ये था कि हमारा अपना घर रिक्रिएट करके उसको एनालाइज करना। क्या बात है। तो जिस घर में हम रहते थे
हमें उसे फिर से डिज़ाइन बनाना पड़ा, ड्राइंग्स बनानी पड़ी और उस पे हमें डिस्कशन करना पड़ा। तो ये एक बड़ा कैथारेटिक जिसे कहते हैं अपने आप को ढूंढने का। जी। तो इसका मैं हम लोग बड़े फॉर्चुनेट थे क्योंकि एक अच्छा गुरु मिलना, एक अच्छा टीचर मिलना बहुत ही सौभाग्य की चीज़ होती है। तो इस तरह से कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा था और वहाँ हमेशा फ्रीडम थी अपने डिज़ाइंस को एक्सप्रेस कर पाने की, अपने आप को ढूंढ पाने की। तो इस तरह से और उसमें एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात, छोटी सी बात कही थी कि एक आर्किटेक्ट को सामाजिक व्यक्ति होना पड़ता है, एक आर्टिस्ट आइसोलेशन में रह सकता है। राइट राइट राइट। लेकिन ये डिफरेंस है बिटवीन एन आर्टिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट कि आर्किटेक्ट को आर्टिस्ट भी होना है, करेक्ट, लेकिन उसको समाज में काम करना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर भी देखा जाए तो वो माइंड में वो चीज़ें डिज़ाइन कर लेते हैं जो उनको करना है, ऐसा ही है या वो करते करते इम्प्रोवाइज होती हैं चीज़ें? आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन है और डिज़ाइन हमेशा इम्प्रोवाइज होता है। कोई डिज़ाइन ऐसा कर पाना जिसे ना कभी किसी ने देखा हो, ना सुना हो और बिल्कुल अननोन, अनसीन, ऐसी चीज़ एक तो कर पाना मुश्किल है, दूसरा उसका एक्सेप्टेंस मुश्किल है। करेक्ट। तो आर्किटेक्ट को हमेशा इट्स डिज़ाइन एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसमें कई लोग ब्रेक कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं एक स्टैंडर्ड थिंकिंग को, तो वो बहुत बड़े उनका योगदान माना जाता है। जी। तो ऐसे बड़े गिनती के बड़े कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो एक बिल्कुल नई सोच लेकर आते हैं राइट राइट विश्व में। राइट। सर, जो हमारी प्राचीन काल में जितनी भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स बनी है या जो भी किले बने हैं या जो भी चीज़ें बनी हैं हमारी, जो बहुत हेरिटेज हैं और हिस्टोरिकल हैं, तब में अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में इसमें कितना फ़र्क है सर इन चीज़ों में? हमारी जो धरोहर है जिसे हम वास्तु शास्त्र कहते हैं, वो एक बड़ी ही प्राचीन धरोहर है और उसकी शायद वो फाउंडेशन है हमारे सारे अध्यात्म की, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे 4 वेद हैं, जो बुक ऑफ नॉलेज हम कहते हैं, जिसमें सारे नॉलेज उन 4 वेदों में है, उसके पहले कहते हैं एक प्रणव वेद था जी। जिससे ये 4 बाकी 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, जिसे उनका खंडन किया गया। और वो जो प्रणव वेद था वो वास्तु के का जो फाउंडेशन है वो कहता है कि मतलब कॉन्शियसनेस को हम कैसे बिल्ट फॉर्म में उसे हम ट्रैप कर सकते हैं, कहना गलत होगा, कि उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं उसी। तो जब हम एक बिल्ट फॉर्म बनाते हैं, जी। आपने जैसे कहा किले वगैरह, तो एक फोर्ट का अलग पर्पस है। ओके। वो एक मिलिट्री बिल्डिंग है, Okay. उसे वो सेफ्टी के लिए हम बनाते हैं। जब हम एक टेम्पल की बात करते हैं तो वो एक पब्लिक बिल्डिंग। राइट राइट राइट। लेकिन ऑफ कोर्स उस पब्लिक बिल्डिंग में कुछ आपके बायलॉज हैं, कुछ समय है, कुछ बायलॉज हैं, कुछ ड्रेस कोड है, कुछ जी। उसकी आवश्यकता है क्योंकि हर बिल्डिंग के अंदर एक ह्यूमन इंटेंशन है, राइट। किस वजह से हम बना रहे हैं। तो जब हम एक टेम्पल बनाते हैं एज अ समाज उद्धार के लिए, एक हम बिल्डिंग बनाएं और एक हम राजा का किला बनाएं, जी। या एक हम स्कूल बनाएं, या एक हम हॉस्पिटल बनाएं, तो हम एक हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, जैसे ये बिल्डिंग है CCRT, जी। एक अच्छी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है क्योंकि जिस पर्पस के लिए बनाई गई है जी। वो पर्पस ये बखूबी ये बिल्डिंग निभा रहा है। जी। जी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक किसी भी बिल्ट फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बिल्ट फॉर्म हमारी धरती से कैसे रिलेट करता है, वातावरण से कैसे रिलेट करता है, और वो एक कॉन्शियसनेस को वो कैसे रिसीव और ट्रांसमिट कर रहा है बिल्डिंग अपने आप में। राइट राइट राइट। तो सर, ये जो भी बिल्डिंग्स आप बनाते हैं या जो डिज़ाइंड होती हैं, उसमें पूरी एक थिंकिंग, एक पूरी स्टडी जुड़ी हुई होती है या वो सिर्फ एक नीड के पर्पस के हिसाब से बना दी जाती है? देखिए, एक कंस्ट्रक्शन हुआ जो एक नीड के हिसाब से बन गया कि ये आवश्यकता है, इतने रूम बनने हैं, इतना स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट होना, तो ये कमर्शियल एक तरीका हुआ करने का, जो आमतौर पे इसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अच्छे कंस्ट्रक्शन को, जिसमें हम कहें कुछ भाव है, सुर है, लय है, ताल है, कुछ, उसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं कि अब वो कंस्ट्रक्शन नहीं रहा, वो आर्किटेक्चर हो। करेक्ट।
जब हम एक रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जब वो हेरिटेज बनता है, तो उसके पीछे बहुत गहरी सोच होनी पड़ेगी। सिर्फ हम इस पे मैं एक कोट करना चाहूँगा चार्ल्स कोरिया को, यहाँ हमारे बड़े अच्छे महान आर्किटेक्ट थे वो। उनका ये कहना है कि मार्केट फोर्सेस दे डू नॉट क्रिएट, दे डिस्ट्रॉय। राइट, तो अब हम शहर बना रहे हैं और वो अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि वो हम मार्केट फोर्स को एड्रेस कर रहे हैं। और Right. मार्केट फोर्स तो स्प्रेडशीट पर चलता है, करेक्ट, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न, राइट, तो राइट। गहराई में नहीं जाता है। सर, इसी बात से मुझे मतलब एक सवाल मेरे माइंड में आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें बनाना फर्स्ट होता है कि ये बनाया हमने, ये बिल्डिंग बनानी है। क्या इसमें तोड़ना भी इन्वॉल्व होता है कि कुछ तोड़ा भी जाता है? अब इस पर एक कबीर का दोहा है कि जो चिनिया सो ढाई, जी भाई कुछ बने, जो बनता है वो टूटता है। जी जी जी। तो डेमोलिशन मतलब हम इतने अटैच नहीं हैं कि बिल्डिंग बनी है तो शायद जब उसका समय खत्म होगा तो वो टूटेगा। जो वास्तुशास्त्र है वो इसका संज्ञान लेता है कि ये बिल्डिंग की लाइफ स्पैन क्या होगी। ओके, तो हम कुछ बिल्डिंग्स ऐसी बनाते हैं, मान लीजिए एक घर बनना है तो वो शायद उसका एक जनरेशन लाइफ हो या 2 जनरेशन हो। जब परिवार बड़ा होगा तो घर डेफिनेटली चेंजेस लेगा। करेक्ट, इसका संज्ञान बनाते वक्त ज़रूरी है। लेकिन जब हम एक पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, तो हम ये नहीं, हमें पता है कि ये इंस्टीट्यूशन अब एक्सपेंशन कैसे होगा, इस इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट फेज। राइट, राइट, इसलिए दोनों बातें आपकी सही हैं कि अगर कुछ बना है तो चेंजेस आना काफ़ी संभावनाएं होती हैं चेंजेस। तो इसका संज्ञान आर्किटेक्ट ज़रूर लेता है कि किस तरह से फंक्शन, किस तरह से बिल्डिंग्स इवॉल्व होगी। राइट, राइट, राइट। आपकी अभी तक की जो उपलब्धियां रही हैं इसमें, इस फील्ड में, उस बारे में थोड़ा बताइए। आपको कब ऐसे अच्छा फील हुआ कि आपने उसको अचीव किया है, उस उपलब्धि को आपने कैच कर पाए? तो मैं ये कहूँगा कि आर्किटेक्ट्स हमेशा ढूंढते रहते हैं अपनी पहचान या अपना कुछ। कहते हैं कि हाउस इज़ योर बिगर सेल्फ। एक जो घर होता है वो हमारा ही एक विस्तृत रूप होता है। राइट, राइट, तो जब हम किसी के लिए बना रहे हैं, किसी व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, तो उस परिवार के हिसाब से हम सोचते हैं, बनाते हैं। जब हम एक पब्लिक बिल्डिंग बनाते हैं तो ये सोचते हुए कि उसका यूज़ कैसे हो। राइट, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जिसमें एनोनिमस यूज़र्स हैं, हमें पता नहीं कौन उसे इस्तेमाल करेगा। ओके, लेकिन इन सब में एक टेक्नोलॉजी भी होती है कि किस तरीके से, किस मटेरियल से, किस तरीके से हम उसे एड्रेस करें। और उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो किसी तरह से मेरी रुचि रही है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारा इतना अच्छा एनवायरनमेंट है और कि हम करीब 300 दिन ओपन में रह सकते हैं बिना Right. बिना मशीनरी के, इक्विपमेंट्स के ज़्यादा। और हैंड क्राफ्टेड बिल्डिंग्स होती हैं हमारी। इंडियन आर्किटेक्चर बाय एंड लार्ज हैंड क्राफ्टेड है। मेरी ये रही है सोच कि किस तरह से हम अपने क्राफ्ट को आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट करें, नॉट एज अ डेकोरेशन और नॉट एज अ टेम्पररी फैंसी थिंग, बट मोर लाइक अ सोल्यूशन। तो हमारे क्राफ्ट्स की बहुत बड़ी खासियत है कि इट्स नॉट कुकी कटर, मतलब कि एक स्टैंडर्ड मशीनरी की तरह हम नहीं काम करते। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि जैसे खादी मूवमेंट, जो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो खादी किसी और देश में शायद नहीं हो सकता है। उसी तरह से कुछ बिल्डिंग्स जो हम इंडिया में डिज़ाइन कर सकते हैं, शायद किसी और देश में हम नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। किस किस तरह की संस्था आपसे जुड़ी हैं, आपका क्या योगदान रहा उनके साथ, थोड़ा उस बारे में शेयर करें। देखिए, ये जर्नी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये जर्नी हमारी बड़ी एक मैंने किससे नहीं जुड़े हम, ये ज़रूर मैं बता दूं। जी कमर्शियल, जी, रियल एस्टेट, ओके, मेरी बातचीत नहीं हो पाती। जी, और
मेरा जो भी रिसर्च रहा इसमें वो मैंने सबमिट किया कहीं एक जो इंटरनेशनल ट्रेडिशनल बिल्डिंग हेरिटेज फाउंडेशन है, इंट बाउ करके, वो प्रिंस चार्ल्स की फाउंडेशन है, वहाँ पे मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ। और उसी माध्यम से, उसी सोर्स से जो मेरी थीसिस है ऑन हाउ टू इंटीग्रेट इंडियन क्राफ्ट हेरिटेज इनटू इंडियन आर्किटेक्चर and make a zero carbon energy building sustainability, उस तरीके से मैं वैसी संस्थाओं से मैं जुड़ा। सर, आर्किटेक्चर के अलावा भी आपकी किसी सब्जेक्ट में रुचि है, उस बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहें तो? आर्किटेक्चर के लिए आपको धरती से जोड़ना पड़ता है, तो मैंने एग्रीकल्चर किया, मैंने कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ओके। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि आप जब एक बंजर धरती पे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उसके बाद आप प्लाउ करते हैं और जो धरती से खुशबू निकलती है जी। जो पक्षियाँ आते हैं उस धरती पे, एक लाल मिट्टी हो गई थी जब हमने उसे प्लाउ किया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरी रुचि रही। फिर आपने कहा कि कैसे, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स जिन लोगों से हम मिलते हैं जी। वो हमें गाइड करते हैं। जी। तो मेरी आदत थी, मैं बड़ा तार्किक रहता हूँ लोगों आर्किटेक्चर करते वक्त, और बहुत मेरी प्रेसिजन में बहुत रुचि थी। जी जी जी। प्रेसिजन एंड परफेक्शन में। तो एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि तुम अमिताभ तुम शूटिंग करो, राइफल शूटिंग करो। तो मैंने उनकी बात सीरियसली ली। फिर मैंने, पास में एक रेंज था तो मैं एयर पिस्टल शूटिंग मैंने शुरू की। करीब मैंने 8 साल एयर पिस्टल बड़ी ही लगन के साथ, जी। तो कुछ उपलब्धियां भी मिली, नेशनल लेवल तक खेला। और एयर पिस्टल शूटिंग करते वक्त ये प्रश्न आता है कि निशाना कैसे ठीक लगे, टारगेट क्या है? टारगेट क्या है। आपको हवा में एक सीधी लाइन देखनी है जी, एज एन बिल्कुल। आर्किटेक्ट ऑल्सो। जी। तो फिर मैं योग की तरफ गया, वो सीखने के लिए कि वो बैलेंस क्या है बॉडी का। राइट राइट राइट। तो सर, ये दोनों जो आपकी रुचियां थी, शूटिंग और योग, तो ये आपके आर्किटेक्चर से मिलके कुछ डेवलप हुआ इसमें? ये इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक प्लेटो के स्कूल के ऊपर वो ये लिखा हुआ है कि लेट नो वन एंटर, लेट नो वन विदाउट द सेंस ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। ज्योमेट्री जो चीज़ है, लॉजिक, ज्योमेट्री, आर्चरी, ये सब हमें, हमारी फाउंडेशन है। कई सारे गुरुकुलों में ये फाउंडेशन थी एजुकेशन का। तो मैंने पर्सनली, जब मैंने आर्चरी, ध्यान लगाना, स्टेबल होना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, योग, और इससे मुझे एक भावना उठी कि कुछ ओम को समझने की मैंने कोशिश की। तो ओम में मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये जो ओम का जो शेप है, जो जिस तरह से हम लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं। और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारे अंदर ये चित्र बनता है और तब हमारा निशाना सही लगता है। ओह। लेकिन आपने जो पूछा कि इससे मुझे आर्किटेक्चर में कैसे फ़ायदा हुआ, जी। तो इस भावना, इस ज्ञात के बाद, करीब 12 साल के बाद मुझे ये पता लगा कि जो हमारा क्लासिकल आर्किटेक्चर है वो ओम पर बेस्ड है, और मैं उसी दिशा में बढ़ रहा था। राइट राइट राइट। तो जब मुझे ये दिखा, ये इसका जो कनेक्शन मुझे मिला, जी वो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ थी कि मेरी जर्नी में जी जो ये पीसेस ऑफ पिक्चर थे जी। वो शायद मिल के एक तस्वीर। राइट राइट। सर, मतलब इसको ऐसा भी कहेंगे कि आप औरों के सपने पूरे करते हैं। मतलब लोगों का सपना होता है, एक सपना किसी ने देखा कि मुझे ये बनाना है, और आपने वो बना के उनको दिखा देते हैं। खुशी ये होती है मुझे कि जब मेरे पुराने क्लाइंट्स मुझसे मिलते हैं, जी। कहीं पे मिल गए, टकरा गए, और वो खुशी से मुझसे मिलते हैं, और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपके घर में आपकी तरक्की हुई, और जी। मुझे ये मिलता है हुई। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे खुशी होती है कि
मेरे रहने वाली बिल्डिंग्स को यूज़ जिसने करने किया उन्होंने प्रॉस्पर वो किया। राइट 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 मेरे लिए यही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री। राइट। सर सीसीआरटी से कैसे जुड़ना हुआ, ये शुरुआत आपकी कब हुई, किस तरह से हुई सीसीआरटी के साथ? मैं समझता हूँ कि जैसा मैं ढूंढ रहा था अपनी फील्ड में, जब मैं क्राफ्ट और आर्किटेक्चर को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था और मेरा थीसिस तैयार था विथ सम एविडेंस, जिसे मैंने अप्लाई भी करना शुरू कर दिया था, उसी वक्त हमने यहाँ पे देखा एक बोर्ड लगा था श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय मेमोरियल लेक्चर, जी और उसमें डॉक्टर BN गोस्वामी का एक ओपन लेक्चर था, ओपन हाउस था, सभी इनवाइटेड थे। और वो डॉक्टर BN गोस्वामी इज़ अ स्टालवर्ट, और वो तो पद्मश्री पद्म भूषण सम्मानित हैं। उनका लेक्चर था ऑन क्राफ्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड हाउ टू रिवाइवल ऑफ क्राफ्ट हेरिटेज। तो मैंने अटेंड किया वो लेक्चर, और इन बिटवीन द लेक्चर मुझे ऐसा लगा मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मेरा घर पास में था, तो मैं पास में गया, अपना पोर्टफोलियो लेके आया, और जब वो ऑडिटोरियम से दफ्तर जा रहे थे मैंने उनको बीच में इंटरप्ट किया। इसी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संस्था कितनी ओपन है, और राइट उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरा पोर्टफोलियो देखा, वो समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस वक्त गिरीश जी डायरेक्टर थे, गिरीश जोशी जी। फिर धीरे धीरे ज़्यादा एक्सचेंज हुआ उसके माध्यम से। जी फिर मुझे एक दिन गिरीश जी ने इनविटेशन भेज दिया कि आप आइए यहाँ पे लेक्चर्स लीजिए। जी मैं ये समझता हूँ कि एक एसोसिएशन मेरे लिए भी फ्रूटफुल रहा है, और करीब 8 साल 10 साल हो गए, 8 साल से ज़्यादा हो गए सीसीआरटी से, और करीब मैं समझता हूँ 5000 लोगों स्टूडेंट्स को मैंने इस विषय पे बातचीत की होगी, एक संवाद स्थापित किया हो। जी। सर आप एक आर्किटेक्ट हैं और सीसीआरटी की बिल्डिंग आपने देखी है कि किस तरह से एक पॉजिटिव ऑरा है यहाँ पर, तो सर कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं सीसीआरटी को लेकर, क्या करना चाहेंगे आप? ये बिल्डिंग श्री कनविंदे जी की डिज़ाइन की हुई। जी वो एक बड़े ही विलक्षण आर्किटेक्ट थे, और एज एन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ये बेहद ही फंक्शनल और अच्छी बिल्डिंग है। एक मैं समझता हूँ एक आइडियल बिल्डिंग की तरह हम इसे मान सकते हैं, एज अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेंटर की। छोटी डिटेल्स उन्होंने ध्यान में रखी, सीढ़ियों का स्टेप का साइज़ कितना हो, कॉरिडोर में मूवमेंट कैसी हो, कुछ कॉरिडोर्स में स्पीड स्लो है, कहीं कॉरिडोर्स में वाइड मूवमेंट है, पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज कैसे सेग्रीगेट किया है उन्होंने, और कई जगह तो फ्लो ऐसा है जैसे एक छोटी सी रिवर बह रही हो, उसके बैठने की छोटी छोटी जगह हैं। जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं उनके लिए कई सारे ऐसे प्लेसेस उन्होंने डिज़ाइन किए हैं जहाँ पर ओपन ऑडिटोरियम है, एम्पी थिएटर है, और क्राफ्ट से भरी हुई है ये बिल्डिंग। इज टोटली, आपका इंटीरियर देखिए, ये सब हैंड क्राफ्टेड है। राइट। और बिल्डिंग में भी काफ़ी दीवारों पे कलाएं हैं, और जो पुरानी वर्ली आर्ट और उड़ीसा की आर्ट और टेराकोटा के फिगरिंग्स। इसी विषय पे हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है सीसीआरटी को, जिसमें हम पॉटरी को यूज़ करके और हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं, जो कि जिसमें हम कुछ म्यूजिकल पिलर्स भी बनाना चाहते हैं। तो अब इमेजिन कीजिए, पॉटरी ऐसी चीज़ है जो कोई भी अवशेष, कहीं से भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है तो हमें पॉटरी ज़रूर मिलती है। राइट। तो जब बेक्ड अर्थ है उसमें कितने किस्म के डिज़ाइन हो सकते हैं, सेरामिक्स, करेक्ट, टेराकोटा, स्टोनवेयर। जी और सबका एक संगीत है सब में। करेक्ट, एक साउंड है उसमें, एक साउंड एलिमेंट भी है उसमें। जी। तो इस तरीके से हमने एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें क्राफ्ट को इंटीग्रेट करके, पॉटरी क्राफ्ट को, और हम एक कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएं, कुछ पवेलियंस बनाएं जो कि एनवायरमेंटली भी सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि मिट्टी के घड़े में हम पानी रखते हैं, राइट, तो गर्मी में ठंडा होता है, करेक्ट, और सर्दियों में गर्म सा होता है। जी। और जबकि वही हम एक लोहे के बर्तन में रखें या प्लास्टिक में रखें। जी। ये पॉटरी और आर्किटेक्ट जो है, इसको कैसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर से जोड़ सकते हैं? पॉटरी मैं समझता हूँ अपने आप में एक
कंप्लीट साइंस है जो किसी भी स्टूडेंट को, बच्चों को पूरी तरह से एजुकेट कर सकता है। ये मेरी पूरी विश्वास है मेरा जी कि पॉटरी, जिसे हम कुम्हार की चाक हम कहते हैं, जी 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 तो मिट्टी को समझना, मिट्टी को शेप देना, उसको हैंडल करना, उसको बेक करना, फायर करना जबकि वो पक्का हो जाता है। करेक्ट। उस मिट्टी के बर्तन में हम खाना भी बना सकते हैं, जी उस मिट्टी के बर्तन में हम पानी रखते हैं, अनाज रखते हैं। टेराकोटा का वो फर्स्ट एलिमेंट है जिससे सिविलाइजेशन को कहते हैं जब शुरू हुई, जो व्हील और फायर, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमारी सिविलाइजेशन वहीं से शुरू होती है। व्हील का इन्वेंशन और फायर का इन्वेंशन, वो वहीं से हुआ। और पॉटरी जो है जी वो इन दोनों के बाद हमारी सभ्यता की जो पहली निशानी बनती है राइट। वो पॉटरी है। तो रोमन सिविलाइजेशन में पॉटरी को एम्फोरा कहते थे, उसको जी। इस्तेमाल किया गया है बिल्डिंग्स में। ओके ये एविडेंस है हमारे पास। राइट। तो स्ट्रक्चर्स में वेट कम करने के लिए वो पॉटरी को इंसर्ट करते थे बिल्डिंग्स में, और कई जगह रूफिंग स्ट्रक्चर में जी उसको इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं जो टुकड़ों में हैं। ओके और मेरी जो थीसिस है कि अगर हम इसे कंबाइन करें जी तो हम एक ऐसा घर बना सकते हैं जी जिसमें न कि दीवारें पॉटरी की हों, जी क्योंकि देखिए जो ब्रिक है वो भी फायर्ड क्ले है, वो भी टेराकोटा है, ओके ईंट भी मिट्टी की ही होती है। जी जी तो इस तरीके से मेरा ये सोचना है कि एक बिल्डिंग्स ऐसी बन सकती हैं जिसमें पूरे क्राफ्ट का इस्तेमाल हो, और हम खाने की बर्तनें भी क्राफ्ट की, मिट्टी की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक राइट राइट। सर ऐसा कुछ पास्ट में रही हैं इस तरह की हेरिटेज बिल्डिंग्स जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो? देखिए हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स जो बनी वो स्टोन्स में बनने लगी, पत्थर की कार्विंग में, लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई थी वो टिम्बर से हुई थी, लकड़ी से हुई थी। तो लकड़ी की बिल्डिंग्स जो बनती थी उसमें यह है कि जब फ्लड्स आए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी लकड़ी की बिल्डिंग। राइट। अभी भी जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो हमारी जो स्पेस टेम्पल है चिदम्बरम में, जी जो मेन सैंक्टम सैंक्टोरम है, वो टिम्बर का है, वुड का है। ओके तो आर्किटेक्चर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर है जी वो इनक्लोज्ड स्पेस को देखता है ओके कि ये ओपन स्पेस का नेचर क्या है, राइट और फिर जैसा हमने डिस्कस किया कि वो समय को देखता है कि ये बिल्डिंग कितने सालों के लिए बननी है। ओके तो जो स्टोन में कार्व्ड है उसकी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लाइफ हो गई, और जो जिसकी मान लीजिए 100 ईयर लाइफ आप प्लान कर रहे हैं, जी तो फिर आप वो रॉ अर्थ में भी बना सकते हैं जैसे हमें बनाते हैं गुजरात में। ओके और अब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अर्थ से बिल्डिंग्स, हम सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बना सकते हैं। ओके सर आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेंसिटिव और केयरिंग और क्रिएटिव बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले उनमें प्रश्न पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। राइट हमें उन्हें क्यूरियोसिटी जगाना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट किसी वजह से वो सवाल नहीं पूछते। जी 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 तो कई बार मुझे लेक्चर्स में मैं शुरुआत इस तरह से करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई प्रश्न है, आज कुछ जानना चाहेंगे। कई बार कुछ आता है प्रश्न, और नहीं तो मुझे प्रश्न उनको ड्यूरिंग द लेक्चर देने पड़ते हैं। ओके क्या आपने इस चीज़ को इस तरह से कभी देखा? राइट राइट राइट। सो मतलब एक फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, आप ये कहना चाहेंगे कि संवाद freedom- संवाद बहुत ज़रूरी। ओके हमें एक डायलॉग दो आदमी के बीच की बातचीत है, लेकिन संवाद एक बड़ा ही स्पेसिफिक शब्द है संस्कृत का, जिसमें ये एस्टैब्लिश होता है कि एक व्यक्ति एक्सपर्ट और दूसरे
बराबर के लोग हैं, लेकिन जी। शायद वो उस विषय में थोड़ा कम जानते हैं। जी तो एक इक्वालिटी का संवाद स्थापित होता है, जी जी जिसमें जो एक्सपर्ट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे डाउट्स क्लियर करें। करेक्ट करेक्ट तो जब Right. तक ये डाउट्स नहीं आएंगे जी वो फ्लो नहीं होगा, वो नॉलेज। फ्लो नहीं होगा। सर आपके इस आंसर से मुझे भी एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे हमारे इधर सीसीआरटी में टीचर्स पूरे पैन इंडिया से आते हैं जी। और मतलब क्या उनके साथ हम कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं या इस तरह की एक शुरुआत हो सकती है कि वो जहाँ पर भी वापस जाएं अपने स्कूल में या बच्चों के साथ, तो वहाँ की जो बिल्डिंग है, जो वो स्कूल है, उसके साथ वो पहले एसोसिएट हों अच्छे से, तब वहाँ पे वो काम जो है उनका ज़्यादा निकल पाए। कुछ लोगों की का इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारा पर्पस डाउट क्रिएट करना नहीं है, जी क्यूरियोसिटी क्रिएट। क्यूरियोसिटी। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो कहें कि हमारी सुविधाएं पूरी नहीं हैं या स्कूल अच्छा नहीं है, ये जी। पर्पस नहीं है। होता क्या है कि सारे जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें एक कॉमन भाव ज़रूर होता है, वो होता है आइडिया ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। एकता। इस बात से सभी सहमत हैं। करेक्ट। तो हमारा ये पर्पस होता है कि विभिन्नता में एकता देखने में आपको ढूंढना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर हम ये समझें कि एक से ही वो विभिन्न हुआ, राइट, जो उसकी रूट, जो उसकी जो स्रोत है, अगर हम Correct. फाउंटेन पे गए, जी। तो वो शायद आसान हो जाता है इस बात को समझना कि ये एक जी। ही विभिन्न तरीकों से हर प्रांत में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है। जी। तो जो हमारी जो समझ है वो थोड़ी अब हम जानने लग जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, इस वजह से ये ऐसे ही। ऐसे है। करेक्ट। तो फिर जस्टिफिकेशन कम होता है और एसोसिएशन बढ़ जाता है। जस्टिस भी ज़्यादा होता है। जस्टिस। फिर हम जस्टिस की तरफ जाते हैं, जी। जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। तो कुछ हम महसूस करते हैं, उसको हम जानेंगे, फिर जान के कुछ मानेंगे। मानेंगे कब? जब उस पर कुछ एविडेंस दिया जाएगा। आप Right. मेयर एक हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, आपको Correct. बताना पड़ेगा कि ये चीज़, इसका एविडेंस कहाँ है। एक तर्क देना पड़ेगा। तर्क से ज़्यादा हेरिटेज की बात करते हैं तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। ओके। आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है, या तो वो आप महसूस कर सकते हैं एविडेंस को, या आप पढ़ सकते हैं टेक्स्ट में वो एक्सप्लेन्ड है, करेक्ट। या फिर वो प्रमाणित है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण कर देना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं तो फिर एक स्टोरी बन के रह जाती है। राइट राइट। तो बेसिकली उस बारे में पूरा एक रिसर्च होना चाहिए, उस बारे में बात करने के लिए, बोलने के लिए ना बोला जाए, यही है। और वो रिसर्च हो रहा है। हो खुशी की बात यह है कि जैसे वो रिसर्च किधर से होता है, जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। राइट। अब वो जब तथ्य निकालते हैं तो वो एक एविडेंस, अब वो एविडेंस हिस्टोरियंस को मानने पड़ेंगे, करेक्ट। क्योंकि आप कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, आपकी सारी थ्योरीज, अब कितनी सारी हिस्टोरियन की थ्योरी राइट। फ्लैट हो जाती है या जस्टिस मिलता है उसे जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। राइट। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली ये बात है, इतना पुराना इतिहास है हमारा जी। देश, तो 1947-1950 के संविधान बना, लेकिन उसके पहले का इतिहास है। करेक्ट। उस इतिहास में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। राइट राइट राइट। सर हमारे इस प्रोग्राम में एक राउंड है, रैपिड फायर राउंड, और इसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसमें आपको जो आंसर देना है वो 1 वर्ड या 1 लाइन में देना है। तो आप रेडी हैं? जी। आपका एक यादगार मोमेंट। एक बार लेक्चर में एक बर्ड, एक चिड़िया ऑडिटोरियम में आई, स्टेप्स से उतरते हुए स्टेज पर आई। जी। कुछ देर रही, हमने उससे कुछ लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे, स्लाइड्स थे। उसके बाद वो दूसरी साइड से उतर के चलिए, और स्टेप्स से चले। क्या बात है सर। सर अच्छी बिल्डिंग की परिभाषा क्या है? अच्छी नींद आए जहाँ, ओके। गहराई जहाँ आपको मिले। जी।
सीसीआरटी का नाम सुनते ही फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आता है? आखिर के दो आखिरी के जो 2 लेटर्स हैं, RT, ARTY, आर्ट। RT, क्या बात। CCRT। वाह। अगर सर दुनिया का 8वां अजूबा होता तो क्या होता? मेरे हिसाब से कैलाश टेम्पल, एलोरा। अगर आपको मैं बताऊं क्यों मैं ऐसा जी सोचता हूँ, जी। मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऐसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो है ही, लेकिन वो एक स्कल्पचर है कार्व्ड फ्रॉम अ माउंटेन, और शायद वो प्रलय आ जाए, जी आप किसी किस्म की अब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इमेजिन कर लें, शायद हज़ारों साल, 10,000 साल बाद वो धूल से ढक जाए, जब सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाए, और जब कभी फिर से कोई उसे डिस्कवर करेगा तो वो वैसे ही वैसे। मिलेगी जिसमें अभी हमारी जितनी इंटैंजिबल हेरिटेज है, जो हमारे विचार हैं, जो अभी की फ्लोरा फौना, जी उन सब का विवरण वहाँ प्रकट मिलेगा। वो इनडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग। वाह। अगर आप आर्किटेक्ट नहीं होते तो क्या होते सर? पशुओं से बात करता। जी। वास्तुकला के लिए क्या बोलेंगे? हमारा बेसिक साइंस है ये, इसमें सब कुछ। ओके सर, ये रैपिड फायर थे जो आपने बहुत फायर तरीके से आपने इसको शॉट लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए, और ये सीसीआरटी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे अमिताभ दीपांकर जी, और अगले एपिसोड में हम फिर से आपके साथ एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास के आर्किटेक्चर को खूब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आइए। थैंक यू सो मच। ये ऑफ 2 बार आ रहा है ना, कन्फ्यूजिंग है। चलो ठीक है, और सर कुछ रहा तो नहीं ना? एक क्वेश्चन रह गया ना वो वाला, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वो कि उसके बाद में पूछ लेंगे। इसमें तो कुछ नहीं रहा ना इसमें तो मेरे ख्याल रैपिड फायर में? एक चिड़िया स्टेज पर आई, जी कुछ देर रही, हमने उससे कुछ लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे, स्लाइड्स थे, उसके बाद वो दूसरी साइड से उतर के चलिए। और स्टेप्स